ओके, चलिए देखिए, आइए पिछले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले वन डे ग्राफ जनरेटर के बारे में जानेंगे। वन डे ग्राफ जनरेटर क्या है, आइए देखिए। स्क्रीन पर सभी बच्चे जुड़े रहें। सबसे पहले जो हम वन डे ग्राफ जनरेटर पढ़ते हैं। तो वन डे ग्राफ जनरेटर क्या है, तो इसमें सबसे पहले वन डे ग्राफ ने सन 1931 ईस्वी 1931 ईस्वी में एक ऐसे स्थिर वैद्युत चलित, यानी ये जो है ये स्थिर वैद्युत जनरेटर या स्थिर इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर की रचना की, जिसकी सहायता से उच्च वोल्टेज स्थापित किया जा सकता है, यानी लगभग उसमें 10⁶ वोल्ट। इसका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत जो है बेटा वो ये है कि ये दो स्थिर वैद्युत की दो घटनाओं पर आधारित है। एक तो किसी आवेशित चालक से वैद्युत विसर्जन नुकीले सिरे से प्राथमिकता से होता है। आवेशित चालक से वैद्युत विसर्जन नुकीले सिरे से प्राथमिकता से होता है। ये याद रखिए। दूसरी स्थिर वैद्युत घटना ये है कि खोखले चालक का जो आवेश है वो उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। ये हो जाए। इसको कल मैंने बताया था कि जब इस तरीके से कोई खोखला चालक हो तो अगर आप इसको आवेश देंगे तो इसका जो प्लस चार्ज है ये तुरंत कहाँ चला जाएगा। इसको अगर हमने बाहरी गोले से जोड़ दिया तो ये तुरंत आवेश जो है बाहर वाले पृष्ठ पर चला जाए। तो ये याद रखिए, अगर आपने किसी विधि के द्वारा इसको क्यों आवेश दिया तो बेटा ये सब कहाँ चला जाए, बाहर। तो ये इसका है। और नुकीले सिरे से प्राथमिकता इसलिए है कि सिग्मा बराबर 2/a, जिसका क्षेत्रफल कम होगा, ठीक, उसके लिए पृष्ठ आवेश घनत्व की वैल्यू कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए जो वैद्युत विसर्जन होता है वो नुकीले सिरे से प्राथमिकता से होता है। इस घटना को हम इसी से तड़ित चालक का निर्माण कर लेते हैं। तो आइए अब इसकी रचना पर चलते हैं। रचना क्या है, यानी कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है कि इसमें एक बड़ा खोखला चालक या गोला ले लिया जाता है जो कि दो विद्युत रोधी स्टैंडों पर खड़ा रहता है। ये खोखला चालक होगा और ये विद्युत रोधी स्टैंडों पर रखा जाएगा। ये ध्यान दो कैसे बनाना है, सभी बच्चे स्क्रीन पर ध्यान दें।
इस प्रकार से ये खोखला जो गोला है इसको हम एस दे देते हैं, स्फीयर। ये बेस बन गया। फिर इसमें एक रबर या सिल्क, रबर या सिल्क की, इसको लिखो बेटा क्या कि इसमें धातु का एक बड़ा खोखला गोला एस, दो अचालक स्तंभों, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। ये कौन से स्तंभ है? अचालक स्तंभ। अचालक स्तंभों पर सटा होता है। इसमें एक रबर या सिल्क, रबर या सिल्क सिरे भी, डोरी सिरे भी, डोरी का मतलब एक जैसे पट्टा, जिसको हम उस पर कोटी मशीन में चढ़ा देते हैं, ऐसे इस तरीके जोड़ देते हैं, वो ऐसे घूमता रहता है। तो सिरे भी, उसका कोई सिरा नहीं होगा, दोनों ओर से वो जुड़ी, ठीक है। बेल्ट होती है जो एक वैद्युत मोटर द्वारा दो गिरनियों, एक वैद्युत मोटर द्वारा दो गिरनियों पर घूमती रहती है। अब इसमें दो घिरनियां लगी, एक घिरनी ऊपर ऐसे और एक घिरनी उसी के नीचे, ये इस तरीके से। और सिरे पे बेल्ट ऐसे इस पर चढ़ी होगी, इस प्रकार ऐसे आके, और ये ऐसे चली जाए, ये ऐसे घूमेंगे। ये घिरनी है। अब इनको घुमाने के लिए एक वैद्युत मोटर बेटा लगाई जाती, यहाँ से एक वैद्युत मोटर ये इस प्रकार से, ये वैद्युत मोटर है। इस तरीके से इस गिरनी को घुमाया जाता है इसको। तो जब बेटा इसको घुमाएंगे तो देखो, जैसे ही वैद्युत मोटर स्टार्ट करो तो ये अपने आप घूमने लगेगी, और जब ये घूमने लगेगी तो ये जो सिरे वाली बेल्ट थी, यानी जो सिल्क या रबर की बेल्ट है, ये भी घूमने लगे। इसके बाद इसमें संरचना में दो कंघों का उपयोग किया जाता है, कंघ। तो बेटा कहोगे कंघा कैसे? ये बालों वाला कंघा जो देखा ना, इस तरीके से निकालने वाला, उसके सिर नुकीले होते हैं, उसी तरीके से चालक जो होता है उसी प्रकार का एक कंघा बना दिया, ठीक। और वो दोनों घिरनियों से सटा कर रख दिया, एक पहले वाली घिरनी और एक दूसरी वाली, ये इस प्रकार से। ये ऐसे रख दिए गए। और ऊपर वाले कंघे, जो ऊपर वाला कंघा है वो बाहरी गोले यानी गोले से संपर्कित करा दिया। इस गिरनी को मान लो P1 है, ये गिरनी P2 है, ये कंघा C1 है और ये कंघा C2 है। और ये वाला कंघा जो नीचे कंघा है, इसको एक इसी स्रोत से संपर्कित करा है।
इससे एक डीसी स्रोत, डीसी स्रोत से संपर्कित कराया जिसके लिए जो वोल्टेज है लगभग 10⁴ वोल्ट। ये जो यहाँ पर डीसी वोल्टेज है ये लगभग 10⁴ वोल्ट का लगा है। तो ये वाला सिरा इसका प्लस का है और नीचे इसी को यानी इस उपकरण को धरती माता से संबंधित कर दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया, यानी कि अर्थिंग करा दी। तो ये बेटा इसका पूरा कंस्ट्रक्शन है। इस प्रकार से हम वान डे ग्राफ यंत्र का उद्गम करते हैं और इसमें जब ये पूरा इस प्रकार से हो जाता है, इसके बाद जब ये वर्किंग करने के लिए तैयार हो जाता है तो किसी उपकरण एक टैंक के अंदर रख दिया जाता है। यही उपकरण एक टैंक के अंदर वायु से भरे, उच्च दाब पर वायु से भरे टैंक के अंदर इसको रख दिया जाता है पूरा उपकरण। इसके बारे में भी बताऊंगा क्यों ऐसा कर दिया जाता है, इसकी क्रिया होती है। तो ये हो गया बेटा कंस्ट्रक्शन का वान डे ग्राफ जनित्र का। ये हो गया वान डे ग्राफ जनित्र। अब देखो इसकी वर्किंग देखो, वर्किंग क्या है, कैसे ये कार्य करेगा, कार्य विधि। कार्य विधि क्या है, जब कंगे C1 को डीसी स्रोत से संपर्क कराया जाता है या डीसी स्रोत से विभव आरोपित किया जाता है कंगे किस पर, C1। ध्यान देना, जब कंगे कैसे लिखोगे, जब कंगे C1 पर डीसी स्रोत से विभव आरोपित किया जाता है। ये कितना विभव आरोपित हम लोग कर रहे हैं, 10⁴ वोल्ट। कितना आरोपित कर रहा है बेटा, 10⁴ वोल्ट। तो जब कंगे C1 पर डीसी स्रोत द्वारा वैद्युत प्रभाव आरोपित किया जाता है, तो देखो ये हमने प्लस का दिया, तो यहाँ पर होगा वैद्युत विसर्जन। वैद्युत विसर्जन उसने कहा है कि नुकीले सिरे से प्राथमिकता से होता है। ये सिद्धांत है इसका, नुकीले सिरे से प्राथमिकता से होता है। तो C1 जो कंघा बनाया गया इसके सिरे पहले से नुकीले हैं, एक तो यानी कि यहाँ पर वैद्युत विसर्जन होगा तीक्ष्ण सिरों से। तो जैसे ही आपने इसको प्लस आवेश दिया तो जो धनायन तीक्ष्ण सिरों के पास जो धनायन होते हैं वो प्रतिकर्षण के कारण जो यहाँ पर धनायन उत्पन्न होंगे या धनावेश जो उत्पन्न होगा वो प्रतिकर्षण के कारण किस पर चला जाए, बेल्ट पर। प्रतिकर्षण के कारण घूमती हुई बेल्ट पर चला जाएगा और बेल्ट के साथ साथ चलकर ये चला गया, ये बेल्ट के साथ साथ ऐसे चल रहा है। बेल्ट के साथ साथ चलकर धनायन ऊपर पहुंचता है, ऊपर पहुंचेगा। तो जब बेटा ऊपर पहुंचेगा तो ऊपर वाली घिरनी के संपर्क में या बेल्ट के संपर्क में कंघा C2 लगा रहता है। क्या लगा रहता है, कंघा C2। जैसे कंघा C2 लगा है तो हमने आपको बताया कि खोखले चालक का जो आवेश होता है उसके पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। यानी कि जब उसको अगर हम किसी, ये खोखला गोला है, अंदर आवेश आया और इसको संपर्कित करा दिया तो इस पर जो चार्ज होगा बेटा वो कहां चला जाएगा, बाहर। तो क्या होता है, कंघा C2 धनावेश खोखले गोले S के बाहरी पृष्ठ से
संपर्कित रहता है, जिस पर ये धनावेश को आप ग्रहण कर जैसे इस पे जाएगा तो ये कहां चला जाएगा, इसके बाहरी पृष्ठ पर। इस प्रकार से ये क्रिया बार बार रिपीट होती रहती है और ये बाहरी गोला जो होता है, खोखला गोला होता है, ये पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है, इसमें चार्ज एकत्रित हो जाता है। लगातार ये क्रिया होती रहती है। खोखले गोले एस के पृष्ठ पर धनावेश बढ़ता रहता है, जिस कारण इसका विभव उच्च हो जाता है, जिसकी वैल्यू लगभग 10⁶ वोल्ट का माना। ये क्रिया अब इसमें ये होता है कि जब इसमें लगातार आवेश बढ़ता जाएगा तो ये जब वायु के संपर्क में आ जाएगा, यानी कि जो वायु के संपर्क में आ गया तो इसमें वैद्युत रोधन जो होगा वो टूट जाएगा, यानी ये आवेश वायु में लीकेज कर सकता है। इसीलिए इसको पृथ्वी से संबंधित करा दिया जाता है और साथ साथ उच्च दाब पर भरे हुए वायु के टैंक में रख दिया जाता है, जिससे ये आवेश जो है, यानी इसका जो वैद्युत विसर्जन वायु में ना हो। तो ये बेटा इसकी क्रिया विधि है। एक बार और सभी सुने, जब कंग्रेस C1 को उच्च विभव आरोपित किया जाता है, जब कंग्रेस C1 को उच्च विभव आरोपित किया जाता है तो तीक्ष्ण सिरों के पास धनायन या धनावेश उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि घूमती हुई बेल्ट पर प्रतिकर्षण के कारण घूमती हुई बेल्ट पर चलने लगते हैं, बेल्ट के साथ साथ चलने लगते हैं और ऊपरी सिरे या घने P2 के संपर्क में कंघा C2 द्वारा एकत्र कर लिए जाते हैं। अब कंघा C2 S गोले के पृष्ठ से संबंधित है, जिससे ये धनावेश गोले के पृष्ठ पर जाने लगता है और यही क्रिया लगातार दोहराई जाती है, यही क्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे गोले के पृष्ठ पर धनावेश बढ़ने लगता है। गोले के पृष्ठ पर क्या होने लगता है, धनावेश बढ़ने लगता है खोखले गोले पर, जिस कारण इसका जो वैद्युत विभव होता है वो अति उच्च हो जाता है। ऐसा हो जाता है अति उच्च। ठीक, अब इसके बाद अगर अब निकटवर्ती वायु में रोधन अगर टूट जाए तो इसका जो आवेश होगा ये वायु में विसर्जित हो जाता है। इसको रोकने के लिए अति उच्च दाब पर वायु से भरे टैंक के अंदर इस पूरे उपकरण को रख दिया जाता है और पृथ्वी से संबंधित करा दिया जाता है। ये बेटा इसके वांटे ग्राफ की क्रिया विधि है। वांटे ग्राफ इस प्रकार से हम इसको समझते हैं। बताइए बच्चों, समझ में आया सबको? तो इसको देखो वांटे ग्राफ को, ये फिगर है, इस प्रकार से हम इसका फिगर ड्रा करते हैं। एक खोखला गोला होता है, इसमें कंघा C1। क्लास क्वेश्चन अगर किसी का बन रहा हो तो वो क्लास क्वेश्चन दे सकता है, पूछिए। आ जाएगा सबको? अभिषेक कुशवाहा सब क्लियर हो गया? नवनीत, निखिल यादव सबको क्लियर? बहुत अच्छे। इसके बाद देखो बेटा इसके उपयोग क्या है। पहला उपयोग तो इसका ये है, ये आवेश को त्वरित करने में, आवेशित कणों को, इसका उपयोग आवेशित कणों को त्वरित करने में किया जाता है।
एक दूसरा, इसका उपयोग उच्च विभव उत्पन्न करने में किया जाता है, उच्च विभव उत्पन्न करने में। और तीसरा जो उपयोग है एक्स किरणों का, इसका उपयोग एक्स किरणों के उत्पादन में उच्च आवृत्ति की, उच्च आवृत्ति की एक्स किरणों के उत्पादन में, तो ये इसके उपयोग है। इसलिए लिख देंगे वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग आवेशित कणों को त्वरित करने में, दूसरा उच्च विभव उत्पन्न करने में, और तीसरा उच्च आवृत्ति एक्स किरणों के उत्पादन में, एक्स किरणों के उत्पादन में, उच्च विभव उत्पन्न करने में और आवेशित कणों को त्वरित करने में। तो ये इसके उपयोग हो जाते हैं। तो ये हो गया बेटा वान डे ग्राफ जनित्र। इसके सिद्धांत याद रखिए, ये कब आया था और किसने दिया, ठीक। और इसको हम स्थिर वर्धक जनित्र भी बोलते हैं। और इससे हम कितना लगभग वोल्टेज स्थापित कर लेते हैं, V बराबर 10⁶ वोल्ट। इसका सिद्धांत जो पहला है, यानी जो पहली घटना है, वो आवेशित चालक से जो वैद्युत विसर्जन है नुकीले सिरे से होता है। यहाँ पर ये देखने को मिली, इसका उपयोग किया। खोखले चालक का जो आवेश होता है वो उसके पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। ये देखो, इसको खोखले चालक का आवेश हो गया, ये दूसरी घटना का उपयोग है, ठीक। और इसको पृथ्वी से पूछेगा, पृथ्वी से एग्जामिनर पूछ सकता है, पृथ्वी से संबंधित क्यों कहा दिया, यानी आप खोखले चालक पर उपस्थित आवेश का वायु विसरण रोकने के लिए, वायु विसर्जन रोकने के लिए इसको पृथ्वी से और उच्च दाब पर भरे हुए वायु टैंक के अंदर रख दिया जाता है, ठीक। अब इसके बाद देखो अगले टॉपिक पर चलते हैं। ये सभी को समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है बेटा, इसमें कुछ परिभाषाएं भी परीक्षा में कभी कभी पूछ दी जाती हैं, कि जैसे उनको फटाफट में बता दे रहा हूं। जैसे पेपर संधारित्र क्या होता है, पेपर संधारित्र। तो इसमें पेपर संधारित्र में याद रखिए कागज से संबंधित है, यानी कि एल्युमिनियम की प्लेटों के बीच, ठीक है, एल्युमिनियम या लोहे की प्लेटों के बीच कागज रख दिया जाए तो उसको बेटा बोलते हैं पेपर संधारित्र। एल्युमिनियम या लोहे की प्लेटों के बीच कागज की पत्ती लगाने से, कागज रखने से जो समायोजन बनता है उसको हम पेपर संधारित्र कहते हैं, कागज रखते। और इसकी धारिता C बराबर 10⁻³ माइक्रोफैरड से 10 माइक्रोफैरड तक होती है। इसके बाद बेटा इसमें दूसरा संधारित्र की परिभाषा, जैसे माइका संधारित्र, माइका संधारित्र। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, लोहे अथवा एल्युमिनियम की प्लेटों के बीच अभ्रक, इसकी पट्टी, अभ्रक की पट्टिका लगाने पर, अभ्रक की पट्टिका लगाने पर प्राप्त समायोजन को माइका संधारित्र कहते हैं। यानी यदि उसकी संधारित्र की प्लेटों के बीच आप अभ्रक रख देंगे तो माइका संधारित्र बन जाएगा, कागज रख देंगे तो पेपर संधारित्र बन जाएगा। इसकी भी धारिता 10⁻³ माइक्रोफैरड से 10 माइक्रोफैरड होती है। इसके बाद इसमें बेटा तीसरा वैद्युत अपघटनी, इनकी भी परिभाषाएं पूछी जाती हैं। अपघटनी संधारित्र। तो वैद्युत अपघटनी संधारित्र क्या होता है कि इसमें अमोनियम बोरेट, अमोनियम बोरेट
अमोनियम बोरेट यानी कि एल्युमिनियम के इलेक्ट्रोडों के बीच में अमोनियम बोरेट के वैद्युत अपघटन से प्राप्त संधारित्र, तो अमोनियम बोरेट का जो वैद्युत अपघटन होता है प्राप्त संधारित्र को वैद्युत अपघटनी संधारित्र कहते हैं। इसमें जो एनोड होता है Al2 का होता है, सॉरी Al2O3 का एनोड, याद रखिए एनोड का मतलब धन चार्ज, और जो कैथोड होता है यानी माइनस चार्ज वो होता है एल्युमिनियम का। तो ये बेटा इसकी परिभाषा, एल्युमिनियम के इलेक्ट्रोडों के बीच अमोनियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से प्राप्त संधारित्र को या समायोजन वैद्युत अपघटनी संधारित्र कहते हैं। इसमें Al2O3 एनोड तथा Al यानी कि एल्युमिनियम कैथोड का कार्य करता है, कैथोड होता है, और इसकी धारिता 100 माइक्रोफैरड से 500 माइक्रोफैरड तक जाती है। 100 माइक्रोफैरड से 500 माइक्रोफैरड तक जाती है। तो ये बेटा 3 संधारित्र याद रखिए, पेपर संधारित्र, माइका संधारित्र, वैद्युत अपघटनी संधारित्र। वैद्युत अपघटनी संधारित्र में अमोनियम बोरेट का वैद्युत अपघटन होता है, जिसमें एनोड जो बनता है प्लस वाली जो प्लेट होती है और जो माइनस वाली प्लेट होती है, ठीक है, ये तो प्लस वाली हो जाएगी Al2O3 की और माइनस वाली हो जाएगी एल्युमिनियम। इसकी धारिता 100 माइक्रोफैरड से 500 माइक्रोफैरड के बीच होती है। पेपर संधारित्र की धारिता 10⁻³ माइक्रोफैरड से 10 माइक्रोफैरड के बीच, और अब माइका संधारित्र की धारिता, माइका में क्या बात आता है, अभ्रक की प्लेट, ठीक है, तो इसकी धारिता 10⁻³ माइक्रोफैरड से 10 माइक्रोफैरड के बीच में होती है। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए एक सवाल है हमारे सिलेबस में, उसका अतिरिक्त प्रश्न में सॉल्यूशन करेंगे। उसके लिए गोली संधारित्र एक और होता है, गोली संधारित्र। अब गोली संधारित्र में 2 कंडीशन होती है। गोली संधारित्र में कैसी एक कंडीशन, जैसे एक ये अंदर वाला गोला और इसके बाद ये बाहर वाला गोला, अभी तो गोली संधारित्र बनेगा। इस पर अगर प्लस चार्ज है इस प्लेट पर, इसकी त्रिज्या मान लें स्मॉल a, ये केंद्र है O, और जो बाहर वाली प्लेट है इस पर जो चार्ज है वो माइनस का है। अभी तो एक संधारित्र का निर्माण होगा, ये इस पर चार्ज जो है माइनस का है ये, और इस बाहर वाले गोले की त्रिज्या है d। ये ध्यान दीजिए, इस पर बाहर वाले गोले की त्रिज्या d है, समझ गए। अब ये संधारित्र कब बनेगा, संधारित्र तब बनेगा जब इसकी बाहरी प्लेट या कोई एक प्लेट, जैसे हम लोग इस ऐसे संधारित्र से बनाते हैं, ठीक है, तो इसको हमने प्लस चार्ज दिया तो इसने क्या किया, दूसरी वाली प्लेट पर इस प्रकार से आवेश डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस जब ये आवेश हम हटाते हैं तो इसको हम पृथ्वी से संबंधित कराते हैं, तभी ये संधारित्र माना जाता है। हम इधर वाले को आवेश करें, इसको संबंधित करा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशनों में जब ये संधारित्र बनेगा तो इस प्रकार का संधारित्र गोली संधारित्र कहलाता है। और किसी विधि द्वारा कोई एक ऐसा मेथड उपयोग करें, ऐसा मेथड उपयोग करें कि इसको हम यहां से आवेशित कर सकें,
कोई एक ऐसी जुगाड़ बना ले कि यहाँ से आवेश दें और ये इस पर आवेश प्लस क्यू होता है तो इस पर मने आप माइनस क्यू होता रहेगा। अब देखो इसमें दो कंडीशन, ये तो गोली संधा है। तो पहली कंडीशन तो क्या है कि बाहरी गोले को पृथ्वी से संबंधित है, किसको, बाहरी गोले। नंबर एक, जब गोली संधारित्र का बाहरी गोला पृथ्वी से जुड़ा हो, पृथ्वी से जुड़ा हो, तब सी बराबर, इसके लिए जो सूत्र बनता है 4πε0 इंटू ए बी अपॉन पी माइनस, क्या बनेगा, सी बराबर 4πε0 ए बी अपॉन पी माइनस ए फैराड। इस कंडीशन में ये बी इज ग्रेटर देन ए, यानी कि कौन सा गोला जुड़ा बेटा, बाहरी गोला। तो सूत्र याद रखिए, सी ये अंदर वाले गोले, ए अंदर वाले गोले की त्रिज्या, बी बाहर वाले गोले की त्रिज्या। तो अब क्या है, बी इज ग्रेटर देन, बाहर वाला गोला बड़ा है उसकी त्रिज्या बड़ी है, तो उसके लिए धारता सी बराबर 4πε0 ए बी अपॉन बी माइनस ए लिखी जाएगी। ठीक, दूसरी कंडीशन, जब गोलीय संधारित्र का अंदर वाला गोला या भीतरी गोला पृथ्वी से जुड़ा हो, तब, तो देखो तब क्या होगा, अब ये वाला गोला अभी अंदर वाला जुड़ा था, इसको ऐसे दूसरा बना, ये अंदर गोला और ये है बाहरी गोला। अंदर वाले गोले को हम आवेश देते हैं, जैसे ये आवेश दोगे, किसी विधि के द्वारा इसको हमने चार्ज कर रहे हैं, यहाँ से कोई ऐसी जुगाड़ बना ली, इसको चार्ज कर रहे हैं, प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, ये इसकी त्रिज्या ए है। अब इसको हमने जोड़ दिया धरती माता से, इससे जोड़ दिया धरती माता से, इसको जोड़ दिया पृथ्वी से, और ये बाहर वाला जो गोला है इसकी त्रिज्या है बी, इस पर अपने आप आवेश जो होगा माइनस का आ गया, जितना इस पर प्लस का उतना इस पर माइनस का। ठीक, तो इसकी त्रिज्या हो गई बी। तो ऐसी परिस्थितियों में जो धारता का सूत्र निकल कर आता है वो क्या है, देखो इस स्थिति में जब धारता का सूत्र लिखा जाएगा तो सी बराबर या ज्ञात किया जाएगा 4πε0। अभी इसका ज्ञात करने का तरीका आप लोगों को इसके अतिरिक्त न्यूमेरिकल है, उसमें क्योंकि एक सवाल ऐसा दिया है वहां पर बताऊंगा। ठीक, अभी फिलहाल आप इसके सूत्र याद कर लीजिए, 4πε0 यहाँ पर हो जाएगा ए बी अपॉन बी माइनस ए, और यहाँ प्लस बी आ जाएगा, सी बराबर 4πε0 ए बी अपॉन बी माइनस ए प्लस बी फैराड। ये तब होगा जब अंदर वाला गोला आप पृथ्वी से संबंधित करा देंगे, और ये होगा जब बाहर वाला गोला
संधारित्र का पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। तो बताओ बेटा, ये सभी को समझ में आया? सचिन, कुलदीप, मयंक मिश्रा, प्रांजल, निखिल यादव, नीरज, अभिषेक, बताओ बताओ जल्दी। नवनीत, गोविंद साहू, रॉबिन उमराव, बताइए, ये क्लियर हो गया बेटा? सबको क्लियर हो गया? चलिए, बहुत अच्छा। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए मोबाइल में, तुरंत स्क्रीन का स्क्रीनशॉट जो जरूरी हो उसको कर लीजिए। कर लिया? ठीक। अब देखिए, इसमें टॉपिक और है, वैद्युत विस्थापन। ये तुम्हारे बुक में दिया गया वैद्युत विस्थापन। तो वैद्युत विस्थापन जो होता है वो एक सदिश राशि है, सदिश राशि। इसको कैपिटल डी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र कैपिटल डी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ई, के एप्सिलॉन नॉट ई। वेक्टर फॉर्म में डी वेक्टर बराबर के एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर, ये होगा। इसको याद रखिएगा। वैद्युत विस्थापन अगर पूछा जाए तो वैद्युत विस्थापन एक प्रकार की सदिश राशि है और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटिव रहता है। इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं, डी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ई। या वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो इसका डी वेक्टर बराबर के एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो, इसमें एक रिलेशन होता है वैद्युत इसका संबंध वैद्युत विस्थापन तथा परावैद्युत ध्रुवण, वैद्युत विस्थापन तथा परावैद्युत ध्रुवण में संबंध। वैद्युत विस्थापन और परावैद्युत, ये परावैद्युत ध्रुवण पीछे मैंने बताया था। वैद्युत विस्थापन होता है डी और परावैद्युत ध्रुवण को प्रदर्शित कर लेते हैं पी से। और परावैद्युत ध्रुवण बेटा क्या होता है? ये एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इसको परावैद्युत ध्रुवण या ध्रुवण सदिश भी बोलते हैं। इनके बीच जो रिलेशन होता है वो ये डी बराबर एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, डी बराबर एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। और यहीं से देखो पी बराबर निकाले हैं तो ये वाला टॉपिक इधर आ जाएगा, हो जाएगा डी माइनस एप्सिलॉन नॉट ई, ये हो जाएगा। या डी का मान रख दिया जाए तो पी बराबर डी की वैल्यू है के एप्सिलॉन नॉट ई माइनस एप्सिलॉन नॉट ई। तो एप्सिलॉन नॉट ई से बेटा कॉमन आ जाएगा तो बन जाएगा आपका P बराबर एप्सिलॉन नॉट ई इंटू के माइनस 1, ये संबंध हो जाएगा। दूसरे तरीके से लिखो तो P बराबर ई को अलग कर लीजिए, ई को एप्सिलॉन नॉट इंटू के माइनस 1 ऐसे लिख दो। तो जो ये एप्सिलॉन नॉट इंटू के माइनस 1 है, ये परावैद्युत पदार्थ की वैद्युत प्रवृत्ति कहलाती है। इसको ये सिंबल देख रहे हो ना, ये ऐसे बनाया गया है।
ये इसको काई बोलते हैं। क्या पढ़ोगे? काई, ऑय। क्या पढ़ोगे? ऑय। और इसके सफिक्स में ई लगा दिया तो इसको बोला जाता है काई ई। ठीक, तो यही रिलेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, ई बराबर ई इंटू में काई ई, या काई ई बराबर टी अपॉन ई। किसी परावर्तित पदार्थ वैद्युत ध्रुवण परावर्तित ध्रुवण तथा वायवैद्युत क्षेत्र के अनुपात को परावर्तित पदार्थ की वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। ये जो काई है ये परावर्तित पदार्थ की वैद्युत प्रवृत्ति है। इसको काई की परावर्तित पदार्थ की वैद्युत प्रवृत्ति। तो इस वैद्युत प्रवृत्ति के दो सूत्र, काई बराबर एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1, या यहां से एप्सिलॉन पी अपॉन कैपिटल ई। समझ गए? तो यहां से इसकी परिभाषा बन जाएगी कि किसी परावर्तित पदार्थ के लिए परावर्तित पदार्थ के परावर्तित ध्रुवण तथा वायवैद्युत क्षेत्र के अनुपात को परावर्तित पदार्थ की वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। इसे काई ई से प्रदर्शित करते हैं। काई बराबर पी अपॉन ई, या काई ई बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू के माइनस 1। और काई ई जो है ये परावर्तित पदार्थ की वैद्युत प्रवृत्ति। अब इसका अगर हम मात्रक लिखना चाहें तो परावर्तित प्रवृत्ति का मात्रक यानी कि काई ई का मात्रक जो होगा, तो इसका जो परावर्तित ध्रुवण है इसका मात्रक होता है, देखो, कूलाम मीटर प्रति मीटर क्यूब यानी कूलाम मीटर स्क्वायर इसका। और इसका जानते हो न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। तो इसके लिए जो मात्रक बन जाएगा तो वो मात्रक हम बेटा लिखेंगे कूलाम मीटर स्क्वायर बटे न्यूटन प्रति मीटर। समझ रहे हो? कूलाम मीटर कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर बटे न्यूटन प्रति मीटर। तो ये जब ऊपर जाएगा तो यहां बच जाएगा कूलाम प्रति न्यूटन मीटर, ये हो जाएगा। या दूसरा, अगर आपने यहाँ पर वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर होता है इसका, वोल्ट प्रति मीटर, तो ये हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट मीटर। ठीक है ये। और जो न्यूटन प्रति कूलाम है जब आप रखो तो उसके लिए क्या हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर बटे न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये बेटा ऊपर चला जाएगा कूलाम स्क्वायर और प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये वैद्युत प्रवृत्ति के मात्रक आ जाएगा सभी को। बताइए, देख लीजिए इसको। देख लिया, एक ये मात्रक है, एक ये मात्रक है, और इसको बोलते हैं वैद्युत प्रवृत्ति। समझ गए? बताओ। हाँ बेटा, वो -2 ही रहेगी प्रतिलिपि है उसको। ठीक है, और बताइए बेटा, आ जाएगा? ये संबंध याद रखिए, ये वाला, ये
इसके बाद ये सूत्र बनेगा, इसके बाद ये बनेगा, ये बनेगा, कई फार्मूला है उसमें। बुक में आप लोग देखेंगे जो एक नीला भाग है, नीला भाग वहां पर दिया होगा, वही मैटर आप लोगों को मैंने बताया है। इसके बाद ये चैप्टर लगभग समाप्त हो गया। एक दो पॉइंट और सुन लीजिए, जैसे परावर्तित माध्यम में गॉस की प्रमेय, परावर्तित माध्यम में गॉस की प्रमेय हम कैसे लिखते हैं, लिखे थे परावर्तित माध्यम में गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। तो बेटा परावर्तित माध्यम में गॉस की प्रमेय जो लिखते हैं वो क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या इसी को आई ई लिखते थे, आई ई। इसके बाद अगर हम यहीं से ऐसे लिखते हैं, या क्लोज इंटीग्रेशन ये वाला एप्सिलॉन नॉट इसके साथ ले आओ, सॉरी के एप्सिलॉन नॉट, परावर्तित माध्यम में के एप्सिलॉन नॉट होगा, क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ये इसके साथ ले आओ तो के एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर क्यू, इसी को हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन डी वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर क्यू। यानी ये विस्थापन, वैद्युत विस्थापन के रूप में भी लिखा जा सकता है। इसको किसका लिखा जा सकता है, वैद्युत विस्थापन सदिश इसको बोलते हैं, वैद्युत विस्थापन सदिश कहा जाता है। बताओ आ जाएगा सबको, बोलिए, सब सॉल्व कर लेंगे। इसके जो वैल्यू आएगी लगा लेंगे, जल्दी फटाफट लिखिए। अगर ऐसे मान आ जाते हैं तो आप लोगों को सॉल्व कर लेना चाहिए। चलिए अभी बस करना है, समाप्त हो जाने तो चैप्टर पूरा। ये अब इसके बाद इसमें देखो, अगर एक और ऐसे कोई संधारित्र बना, यदि कोई संधारित्र इस प्रकार से बना हो, इसका क्षेत्रफल ये प्लेट है, इसका क्षेत्रफल ए और इन प्लेटों के बीच की दूरी ये हो डी, ठीक। तो इस पूरे समायोजन की जो धारता है, मान लो इसमें एन समान प्लेटें हैं एकांतर क्रम में, ठीक है, एन समान प्लेटें अगर एकांतर क्रम में है तो इसकी धारता बेटा लिखी जाएगी सी बराबर एल माइनस वन के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अगर परावर्तित पदार्थ है तो के, और नहीं है तो इसमें दिया जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो सी बराबर याद रखिए, ऐसे सवाल कहीं कहीं आपको मिलेंगे कि ऐसे समायोजन दिया गया संधारित्र का, ठीक है। और उसके बाद उसमें फार्मूला पूछा गया तो प्लेटों की संख्या n, तो n माइनस वन इंटू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के बीच की दूरी हो जाएगी। इसके बाद देखो एक प्रश्न और आता है कि जैसे ये समांतर प्लेट संधारित्र है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक, और इनके बीच की दूरी हमें पता है डी है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, ये सब हम जानते हैं। ये संधारित्र बन गया। इसके प्लेटों के बीच के लिए जो क्षेत्र है, ठीक है, इसके कारण इधर क्षेत्र और इसके कारण इधर क्षेत्र दोनों जो होंगे वो बराबर होंगे, ऐसे ध्यान देना। अब क्या है, इसमें ये पूछा जाता है कि प्रत्येक प्लेट पर
जो आरोपित बल होता है, यानी इसके कारण इस पर बल और इसके कारण इस पर, तो प्रत्येक प्लेट पर जो आरोपित बल होता है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण इधर और इसके कारण इधर, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिए, जब ये प्लेट है, अभी मान लो यहाँ प्लेट नहीं, तो इसके कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और जब यहाँ प्लेट आ गई तो इसके कारण इधर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो E बराबर 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस पर बल कितना होगा, बल, तो बल जानते हो F बराबर Q, तो बल का सूत्र बन जाएगा F बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी आप रख लीजिए, प्रत्येक प्लेट पर, संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर कितना बल लगता है, ये हो जाएगा Q F बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बेटा चैप्टर समाप्त हो गया। इसके बाद कल से हम लोग अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। वैद्युत धारा पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, ठीक है। और हो सकता है इसी के जो ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है, इसके न्यूमेरिकल मैं सुबह ही पढ़ाऊंगा, केवल शाम को क्लास अब तक चलेगी, तो बहुविकल्पी प्रश्न एग्जाम्पल्स के पढ़ाने होंगे या फार्मूलों को समझाना होगा, ठीक है। तो शाम को बच्चों को दिक्कत भी रहती है, कोई बच्चे कहते हैं नेटवर्क समस्या है कुछ इस तरीके से, तो सुबह आप जो है 1 से सवा घंटा हमसे ले सकते हैं। शाम को फिर कभी कभी बेटा जैसे संडे आ गया तो संडे को क्लास रखेंगे, उसमें न्यूमेरिकल सॉरी बहुविकल्पी प्रश्न और उस चैप्टर के फार्मूले, जैसे पिछले चैप्टर के फार्मूलों को मैंने समझाया था, अब इस चैप्टर के फार्मूलों को देखना है कितने फार्मूले में लर्न करने। आधा काम जो होता है बेटा पेपर का, वो फार्मूलों से ही कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोग अच्छे से फार्मूला तैयार कर लेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। कल मैं इसी बोर्ड पर न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा, ठीक। किताब रखिए, मैं भी अपने पास किताब रखूंगा, आपके पास किताब होगी, एज ए वर्चुअल क्लास, समझ गए। पढ़ेंगे सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे सॉल्व करेंगे, समझ गए बात सभी को। और उसके जो सॉल्यूशन के नोट्स होंगे वो पीडीएफ में आपको मिली जाएंगे, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आइए फिर आज के लिए ये क्लास समाप्त किया जाए, तो कल फिर सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे सुबह 5:30 बजे, ठीक है, सभी बच्चे सुबह 5:30 बजे अपनी बुक कॉपी लेकर उपस्थित हो जाए। जहां पर आप लोगों के क्लास क्वेश्चन बनते हो वहां पर आप जो है क्लास क्वेश्चन जरूर पूछा करें। बीच में जैसे मैंने कहा कि किसी दिक्कत हो गई तो मैं बीच बीच में प्रश्न आप लोगों के लेते जाऊंगा, समझ रहे हो सभी बात। आइए, किसी को कुछ पूछना हो या कुछ डिस्कस करना हो तो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सचिन कुशवाहा 5 बजे। फिगर में n की वैल्यू 4 है या 5, बेटा ये ऐसे मान चलिए, ये n प्लेटें जैसे एकांतर क्रम में, ये विषम है, एक विषम रहेगा, एक क्या रहेगा विषम। इसको मैं ऐसे लिखते हैं, यदि n समान प्लेटों में, एकांतर विषम प्लेटों में एक साथ तथा एकांतर सम प्लेटों के एक साथ, तो जब बेटा संधारित्र का निर्माण होगा तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 संधारित्र बन जाए। कितने बन जाएंगे, 8। तो इस तरीके से ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब एक और विषम की स्थिति रहेगी, एक और सम की स्थिति रहेगी।
ये दिमाग में डाल लीजिए। 1 2 3 4 5 और इसमें सम में क्या रहेंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो एक संधारित्र ये इतने का बन गया, ये बन गया, इसके बाद इसके साथ ये बन गया, फिर इसके साथ ये बन गया, इसके साथ ये बन गया, इसके साथ ये बन गया, इसके साथ ये बन गया और इसके साथ तो ये संधारित्र। समझ रहे हो? ठीक, ओके। चलिए यश त्रिवेदी कह रहा है स्कूल का समय हो रहा है अभी बेटा, 30 मिनट है। ठीक है सचिन, मॉर्निंग टाइम कुछ समय पहले लेंगे, 5:30 या 5 आप लोग निर्धारित कर लीजिए। प्रांजुल, सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पर डिस्कस करते हैं कुछ शाम को। ठीक है, आज फिर शाम को क्लास पोस्टपोन रहेगी। वो आप लोग जो मैंने पीडीएफ दी, उस पीडीएफ के जो लघुत्तरी या लघुत्तरी प्रश्न हैं उनको आप लोग सॉल्व करेंगे। समझ रहे हो बेटा? बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए शाम को क्लास लेंगे और फार्मूला के लिए सुबह क्लास का समय आप लोग निर्धारित कीजिए। सभी बच्चे अपने ग्रुप में आपस में डिस्कस कर लीजिए। मैं ग्रुप शाम को देखूंगा, तो कंक्लूजन होगा लास्ट में आप लोग डाल दीजिए 5 5:30। ठीक, जैसा उचित लगे उस प्रकार से समय ले लीजिए, जिससे नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो। शाम को बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, कभी हमारे यहाँ तो सॉल्व हो गया है, क्योंकि मैंने अभी ब्रॉडबैंड के लिए अप्लाई कर दिया, तो वो भी मिल जाएगा। आप लोगों के पास बहुत दिक्कत है, तो बताओ बेटा, और डिस्कस करना हो कुछ अभी 1 2 मिनट बोलिए। नीरज कुमार 5 बजे रखिए। ठीक है, 5 बजे रखिए। आप लोग 3 बजे जग जाते हो ना, जगना पड़े बेटा पढ़ने के लिए। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं। 5 बजे या 5:30 बजे आप लोग डिस्कस करके व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे सेंड कर दीजिएगा। सभी बच्चे अपना डिस्कस करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिए। हाँ बेटा, शाम को जो है दिक्कत रहती है, सुबह आप मुझसे समय ले लीजिए। शाम को ये है कि कोई बच्चा कहता है यूट्यूब पर ऐसा नहीं वैसा नहीं, मैं बोर्ड पे ही न्यूमेरिकल बताऊंगा। ओके यस। चलिए फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।